हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी बुनियाद सीरीज़ में, जहां पर हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी तक आप इन क्लासेस का प्रीमियर देख चुके हैं रोज़ 3 बजे ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। हमारी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और आज 6th क्लास है, जहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा PCR और इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि PCR और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होते हैं, ये किन प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं और IBPS, AFO, UPSSC जैसे एग्जाम्स में हम इससे कैसे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की, लेके प्रभु का नाम। एंड आप देख सकते हैं कि अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है। बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स, एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज क्विज, मिनी ई बुक्स, मॉक टेस्ट। जबकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बिल्डअप करेंगे तो मेक श्योर अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PCR टेक्निक्स, यानी कि हम PCR की टेक्निक को पढ़ेंगे, साथ साथ हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि PCR होता क्या है या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, आपसे डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज एब्रीवेटेड एज PCR। तो पॉलीमरेज मतलब DNA पॉलीमरेज की बात हो रही है। चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज एक चेन रिएक्शन करता है। चेन रिएक्शन मतलब एक के बाद एक चीज किया फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा रिएक्शन करता रहता है, इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, PCR एक मशीन में किया जाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है? ताकि इसकी बहुत सारी कॉपीज बना सके। पिछली बार हमने ऐसे पढ़ा था ना, जीन क्लोनिंग के लिए हम क्या करते हैं, जीन को आइसोलेट करते हैं, किसी वेक्टर में डालते हैं, फिर उस वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को हम किसी बैक्टीरियल सेल में डालते हैं। जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है हमारे जीन भी मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि जीन क्लोनिंग होती है। अगर आप ये काम वेक्टर से नहीं करना चाहते तो आज की तारीख में आप ये काम PCR से कर सकते हैं। आप इसमें किसी भी DNA फ्रेगमेंट का, किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं विदाउट यूजिंग वेक्टर्स। तो बेसिकली ये DNA को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है DNA की एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स की कॉपी इतनी बढ़ा देता है कि बाकी का जो DNA है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आपको इसके एनालिसिस में बस यही DNA फ्रेगमेंट दिखाई देगा और इसी पर आप रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है, थर्मोसाइक्लर नाम की एक मशीन होती है जिसमें ये PCR की टेक्निक की जाती है। ये आपके कैरे मुलिस ने जो है पहली बार ये टेक्निक जो है बनाई थी PCR की। ठीक है, तो इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, हु मेड PCR और हु डिस्कवर्ड PCR। तो ये आपका हु डेवलप्ड PCR टेक्निक। तो कैरे मुलिस जो है आपका साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये टेक्निक को डेवलप किया। ठीक है, थर्मोसाइक्लर, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, साइक्लर का मतलब अगेन होता है साइकिल, है ना, एक के बाद एक चीजें करते जाना। तो थर्मोसाइक्लर कुछ ऐसा दिखता है। इस थर्मोसाइक्लर में हम PCR का रिएक्शन चलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो PCR का रिएक्शन कहाँ होता है? थर्मोसाइक्लर में होता है। किसने डेवलप किया था? कैरे मुलिस ने डेवलप किया था। PCR की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। PCR क्यों करते हैं? DNA को एम्पलीफाई करने के लिए PCR टेक्निक का यूज किया जाता है। ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो हमें अभी तक पता है कि जब हम DNA रेप्लिकेशन करते हैं, यानी कि DNA जब अपनी प्रतिकृति बनाता है तो क्या होता है, ये आपका DNA है ना, इसमें से एक स्ट्रैंड यहाँ आ जाएगा, एक स्ट्रैंड यहाँ आ जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ नया बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके से, राइट। तो ये क्या हो गया? DNA का रेप्लिकेशन हो गया है। अब ये DNA का रेप्लिकेशन एक एंजाइम करता है जिसका नाम होता है DNA पॉलीमरेज। ठीक है, ये हमारे सेल्स में होता रहता है। जब भी हमारे सेल डिवाइड होते हैं, DNA पॉलीमरेज DNA की एक कॉपी बनाकर तैयार कर देता है ताकि नए सेल को वो DNA दिया जा सके, राइट। हमने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इस DNA पॉलीमरेज से पूरा DNA ना बनवाएं, हम सिर्फ इससे इतना ही DNA बनवाएं जितना हमारा जीन ऑफ फ्रेगमेंट है, यानी कि ये पूरा DNA है। ठीक है, इस पूरे DNA में से मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इतना DNA ही बने। पूरे DNA की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि इतने DNA में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है।
तो यहाँ पर मैंने सेम डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया, लेकिन फ्रेगमेंट इतना ही लिया और उसमें न्यू फ्रेगमेंट बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये पूरा डीएनए जो है ये वाला और ये वाला, ये नहीं एम्पलीफाई हुआ, सिर्फ ये वाला रीजन जो है एम्पलीफाई हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, जीन एम्पलीफिकेशन हो रही है, जीन क्लोनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो जीन क्लोनिंग हो रही है यहाँ पर कौन सा एंजाइम करता है, यही डीएनए पॉलीमरेज इस एंजाइम को करता है। तो हमने इस प्रिंसिपल को अपनाया, लेकिन अब बात क्या थी, बात ये थी कि हमारा ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, पूरा डीएनए जो है इसको एम्पलीफाई करना आता है। हम इसको कैसे समझाएं कि भाई साहब पूरा डीएनए नहीं करना, सिर्फ यही वाला फ्रेगमेंट करना है। तो इसके लिए हमें इसमें डालने पड़ते हैं प्राइमर्स। ठीक है, इसके लिए हमें क्या डालने पड़ते हैं, इसमें प्राइमर्स डालने पड़ते हैं। देखिए ये आपका डीएनए है, राइट। इस डीएनए में सिर्फ ये वाला इतना जो पार्ट है, या आप इसी को एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी सीक्वेंस पता होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ की सीक्वेंस है ATG, ठीक है, यहाँ की सीक्वेंस है GCC, राइट। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इससे कॉम्प्लीमेंट्री एक छोटा सा प्राइमर लेंगे। A T से जुड़ता है, T A से जुड़ता है, G C से जुड़ता है। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड मिलेगा, ये यहाँ आकर अपने आप चिपक जाएगा। ये छोटी सी न्यूक्लियोटाइड जो आप देते हैं, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आप देते हैं, इसे कहते हैं प्राइमर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी देंगे, G से मिलता है C, C से मिलता है G, G C से मिलता है G, ये यहाँ पर आकर लग जाएगा। तो ये भी क्या है, प्राइमर। ठीक है, इस प्राइमर को कहते हैं रिवर्स प्राइमर, क्योंकि उल्टा चलने वाला है। इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, क्योंकि आगे की तरफ चलने वाला है। अब हमारा जो डीएनए है, वो डीएनए पॉलीमरेज है, उसकी खास बात है कि वो एम्पलीफिकेशन तभी कर सकता है जब उसे कोई प्राइमर मिले। प्राइमर अगर इसे यहीं से मिलेगा तो ये यहीं से एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इसका यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जोड़ते यहाँ तक इसको क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये डीएनए पॉलीमरेज ने इतना डीएनए बना दिया, यहाँ से इतना डीएनए बना दिया, राइट। तो ये जो बीच का पार्ट है, जो ग्रीन एरो के बीच में है, ये सिर्फ इतना ही पार्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर प्राइमर जुड़े हुए थे, बाकी का पूरा डीएनए नहीं बनेगा। मतलब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अब हमारे पास इसकी इतनी ही जो है पूरी वो होगी जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके साथ एक नया स्ट्रैंड जो है हमारे डीएनए पॉलीमरेज ने बना दिया। तो ये वाला रीजन जो है ये एम्पलीफाई हो गया। अब इसका फिर से क्या होगा, फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस अलग अलग होने की प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है दो डीएनए फ्रेगमेंट जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई। अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इससे फिर एक नया स्ट्रैंड बना देगा, इससे फिर एक नया स्ट्रैंड बना देगा, और इस तरीके से ये करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। अंत में क्या होगा, अगर हम एक पिक्चर में देखें, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल डीएनए बनाते हैं, ये आपका लंबा सा डीएनए है। इस लंबे से डीएनए में सिर्फ इतने डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनकर तैयार हो गई है, बहुत सारी कॉपीज। ठीक है, सिर्फ इतने डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये वाला और ये वाला जो डीएनए, इसके तो एक एक ही कॉपी है, मतलब ये नेग्लिजिबल है। अब ये आपको कहीं रिएक्शन में दिखाई भी नहीं देगा, ये हो या ना हो अब फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको सिर्फ इस रीजन की कॉपी ही मिल रही है, यानी कि जीन क्लोनिंग हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है जीन क्लोनिंग में, कि सबसे पहले आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो अलग अलग होता है, डीनेचुरेशन होता है, फिर उस पर प्राइमर आकर जुड़ता है, इसको कहते हैं प्राइमर एनीलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले होती है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है डीएनए के दो स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं। दूसरा है प्राइमर अनीलिंग, प्राइमर आकर जुड़ रहा है। ठीक है, फिर आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि डीएनए पॉलीमरेज आकर इसको एक्सटेंड करता है, इसको लंबा करता है। और
फोर्थ आ जाता है लास्ट में आपका फाइनल एक्सटेंशन कह लीजिए, बाकी वैसे 3 स्टेप्स में ही पूरा हो जाता है। और ये रुकता कब है? जब आप जो रिएक्शन डाल रहे हैं, जो सॉल्यूशन डाल रहे हैं, उसमें कोई भी एक चीज़ खत्म हो गई तो ये रिएक्शन रुक जाता है। या फिर आप इसका एक प्रोग्राम सेट करते हैं मशीन में कि इस रिएक्शन की 35 साइकिल होनी चाहिए, 30 साइकिल होनी चाहिए, 20 साइकिल होनी चाहिए। जब वो साइकिल पूरी हो जाती है, यानी कि डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, फिर से डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, जब इतनी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी जितनी आपने उसमें भरी है, तो वो अपने आप रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पॉलीमरेज ये पीसीआर जो है काम करता है। राइट, PCR is based on ability of DNA polymerase to synthesize the new DNA, और उसकी मदद से अब हम नए स्ट्रैंड्स जो हैं PCR में ही बना पा रहे हैं। तो PCR में बनाने के लिए, रिएक्शन के लिए आप कुछ चीज़ें डालेंगे उसमें, तभी तो रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो ये DNA डालेंगे, जिसको हम कहते हैं DNA टेम्पलेट। जिस DNA से आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पलीफाई करना है, उसका पूरा DNA तो डालेंगे। मान लीजिए मेरे DNA से आपको एक जीन एम्पलीफाई करना है, तो मेरा पूरा DNA निकाल कर आप उस सैंपल में डालेंगे, उसको कहते हैं DNA टेम्पलेट। ठीक है, एक DNA पॉलीमरेज एंजाइम भी डालेंगे, जो क्या करवा सकता है? रेप्लिकेशन करवा सकता है, प्रतिकृति बना सकता है। एक प्राइमर भी डालना पड़ेगा जो उस पर जाकर चिपकेगा, ताकि वही फ्रेगमेंट एम्पलीफाई हो और कुछ एम्पलीफाई ना हो। अब DNA पॉलीमरेज अपने आप से DNA नहीं बनाता है, ये सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, सीमेंट का काम करता है। तो न्यूक्लियोटाइड डालने पड़ेंगे ताकि उन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ कर DNA बनाया जा सके, है ना। अब मैं किसी को कहूँगी खाना बना दो, लेकिन मैं उसे दाल चावल कुछ दूंगी नहीं, तो वो खाना कैसे बनाएगा? DNA पॉलीमरेज कुक है, खाना बनाने वाला है। न्यूक्लियोटाइड वो चावल दाल वाला हिसाब किताब है, चावल दाल नहीं दोगे तो कुक कुछ नहीं बना सकता है, तो न्यूक्लियोटाइड आपको देने पड़ेंगे। और एक बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन का मतलब है ताकि उसकी ऐसी pH बनी रहे कि DNA पॉलीमरेज उस एनवायरमेंटल कंडीशन में ठीक से काम करता रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक रिएक्शन में डालनी है। एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसमें आप DNA टेम्पलेट भी डालेंगे, DNA पॉलीमरेज भी आता है, प्राइमर भी मार्केट से बना बनाया आता है, न्यूक्लियोटाइड भी आते हैं, बफर सॉल्यूशन भी आता है। वो सब एक चीज़ में डाल करके, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा सब डाल के कुकर में आपने क्या किया? सीटी लगवा दी। तो अब यहाँ पे सीटी नहीं लगवानी, यहाँ पर उस प्राइमर थर्मोसाइक्लर में उसको रखना है, उसको बंद करना है, उसमें सेट करना है कि आप इसकी कितनी साइकिल चलाना चाहते हैं, 10, 20, 30, 40 जो भी है, और उसको चलते हुए छोड़ देना है। जब उस मशीन को आप चलते हुए छोड़ते हैं, तो मशीन के अंदर क्या होता है? मशीन के अंदर सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, जो लगभग वहाँ पर जो तापमान होता है वो 94 to 95 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? तो आपके 2 स्ट्रैंड हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, डीनेचुरेशन हो जाती है। फिर होती है प्राइमर एनीलिंग, जो कि 50 से 65 डिग्री सेल्सियस पर होती है। एक प्राइमर आके इस नए जो सिंगल आपका DNA स्ट्रैंड है उसके साथ आकर जुड़ता है। ठीक है, फिर होती है एक्सटेंशन, फिर DNA पॉलीमरेज आकर जुड़ता है और उसे एक्सटेंड करता है। किसकी मदद से? न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़कर उसे एक्सटेंड करता है। एक्सटेंशन 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब ये साइकिल अगर मैं कहती हूँ 30 बार रिपीट होनी चाहिए, तो 30 बार ये तीनों प्रोसेस रिपीट होंगे। पहले होगा डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, फिर एक्सटेंशन, फिर डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, और ऐसा कब तक चलता रहेगा? 30 साइकिल तक चलता रहेगा। जैसे ही 30 साइकिल पूरी हो जाएंगी, ये आपका जो रिएक्शन हो रहा था ये बंद हो जाएगा। या अगर आप मतलब मान लीजिए आपने डाली 50 साइकिल, लेकिन आप जो चीज़ें डाल रहे हैं वो 30 साइकिल पर ही खत्म हो गई, है ना, इंग्रेडिएंट खत्म हो गया। मैंने कहा था 50 लोगों को खाना बनाना, लेकिन अगर मैंने उसको इंग्रेडिएंट 30 लोगों के हिसाब से दिया था, तो खाना तो उतना ही बनेगा। यानी कि एम्पलीफिकेशन उतनी होगी जितनी चीज़ें आप डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो है एम्पलीफिकेशन होती रहती है जीन की। तो अंत में कितनी कॉपी बनेंगी? अगर आप 35 साइकिल चला रहे हैं, है ना, आप एक थर्मोसाइकिल में 35 साइकिल चला रहे हैं, तो 2 raised to the power 36 कॉपीज एक जीन की बनकर तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है कैलकुलेशन रहती है। अब आपने ये PCR चला दिया, है ना, लिक्विड बाहर निकाल लिया। अब आप देखना चाहेंगे कि इस लिक्विड में प्राइमर जुड़े थे या नहीं, ये जीन एम्पलीफाई हुई थी कि नहीं। तो इसके लिए आप एक और मशीन का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब करंट। ठीक है, तो इसमें करंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इसमें एग्रोस जेल डाला जाता है, एग्रोस जेल और कुछ सॉल्यूशन डाला जाता है, बफर डाला जाता है, जिसमें करंट दौड़ाया जाता है। उस करंट के कारण, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका डीएनए साइज के हिसाब से अलग अलग अरेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में ग्लास टैंक होता है, उस ग्लास टैंक में आप एक स्लैब रखते हैं, एक मतलब ऐसे लगा लीजिए एक बहुत जैसे एक थोड़ी मोटी सी लेयर होती है जो एग्रोस जेल की होती है ना, नाम याद रखिएगा एग्रोस जेल। ठीक है, उसको हम इस सॉल्यूशन में रखते हैं। एग्रोस जेल एक जेल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि सॉलिड है, लेकिन उसमें छोटे छोटे होल भी बनाए जाते हैं जिसमें डीएनए के सैंपल डाले जाते हैं। ऊपर पानी तैर रहा है यानी कि सॉल्यूशन है, और फिर इसमें करंट दौड़ाया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो होता क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, इसमें ये आपका जेल रखा हुआ है। जेल में यहाँ पर जगह बनी हुई है जिसे वेल कहते हैं। ठीक है, इस वेल में आपने क्या डाल दिया, इस वेल में आपने यहाँ पर डीएनए डाल दिए, 2 सैंपल डीएनए के डाल दिए, और यहाँ पर है आपका नेगेटिव कैथोड, यहाँ पर है आपका पॉजिटिव एनोड। ठीक है, इधर है एनोड और इधर है कैथोड। ठीक है, अब जैसे ही करंट बहेगा, जैसे ही करंट चालू होगा, आप स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो डीएनए है वो भी भागना शुरू करेगा। कहाँ भागेगा? एग्रोस जेल के बीच बीच में से भागेगा। ठीक है, तो जो छोटी फ्रेगमेंट होंगी वो आगे आ जाएंगी, जो बड़ी फ्रेगमेंट होंगी वो पीछे रह जाएंगी, और साइज के हिसाब से इन 2 सैंपल में जो डीएनए की फ्रेगमेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो छोटे सेगमेंट है, स्मॉल डीएनए सेगमेंट है, वो आगे हुई। पतले लोग तेज भाग सकते हैं, है ना, तो वो आगे पहुंच जाएंगे, तो स्मॉल सेगमेंट आगे पहुंच जाती है। पीछे सेगमेंट जो है सबसे लार्जेस्ट होगी, सबसे बड़ी होगी, जो सबसे पीछे रह जाएगी। ठीक है, वो चल नहीं पा रही, वो मोटे लोग हैं, वो धीरे धीरे चल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके साइज के हिसाब से इसमें डीएनए फ्रेगमेंट अलग हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण ऐसा होता है, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिव होता है, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता है, और जो छोटा है वो तेज भागता है, जो मोटा है वो धीरे भागता है। जब तक इसमें करंट नहीं दौड़ाएंगे ये साइज के हिसाब से अलग अलग नहीं होंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2 डाई इस्तेमाल की जाती है। एक को हम कहते हैं ट्रैकिंग डाई। अब देखिए, डीएनए मुझे दिखता तो है नहीं, डीएनए यहाँ तक पहुंच गया, अब मुझे इलेक्ट्रोफोरेसिस बंद करनी चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा? ट्रैकिंग डाई की मदद से पता चलेगा। ट्रैकिंग डाई डीएनए को ट्रैक करती है कि आपकी जेल में डीएनए कहाँ तक पहुंच गया है। दूसरी होती है लोडिंग डाई। अब आपका डीएनए जो है बहुत हल्का होता है ना, तो जैसे ही आप इस वेल में डालते हैं वो उछल के बाहर आ जाता है। कोई भी हल्की चीज़ आप पानी में डालिए, उछल के ऊपर आ जाएगी थोड़ी देर में, और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी में ही मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तो नहीं चल पाएगा। उसे जेल के ही अंदर रखने के लिए, आप कोई हल्की चीज़ है बार बार ऊपर आ रही है, आप चाहते हैं वो उसी के अंदर रहे, तो क्या करेंगे? उसमें एक पत्थर बांध देंगे। पत्थर बांधने से वो हैवी हो जाएगा, वहीं पर टिका रहेगा, है ना। तो इसमें पत्थर नहीं बांधने, इसमें लोडिंग डाई डालनी है जो उसका लोड बढ़ा देती है, उसको हैवी कर देती है, ताकि वो अपने वेल में टिका रहे। तो ट्रैकिंग डाई और लोडिंग डाई का आपको जो है याद रखना है। तीसरी चीज इसमें क्या डाली जाती है? ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड डाला जाता है। इथीडियम ब्रोमाइड क्या है? एक इंटरकैलेटिंग डाई है जो डीएनए में जाके फंस जाती है। ठीक है, इस डाई से होता क्या है, हमें जब इस डीएनए को देखना है कि डीएनए कहाँ दिख रहा है, कौन से साइज पर दिख रहा है, तो हम इस डीएनए में इस जेल को यहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और एक यूवी लाइट के नीचे रख देंगे। जब आप यूवी लाइट के नीचे रखेंगे तो आपकी जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो चमक उठेंगी और आपको चमकती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो और सारा बैकग्राउंड काला दिखेगा और डीएनए जो बैंड है वो ऐसे व्हाइट चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये डीएनए का बैंड है, लेकिन ये चमकता हुआ तभी दिखाई देगा जब इसमें इथीडियम ब्रोमाइड डाला होगा। अगर आप इथीडियम ब्रोमाइड को डालना भूल गए तो आपको इसमें डीएनए यूवी लाइट में भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इथीडियम ब्रोमाइड जरूरी है डीएनए को देखने के लिए, राइट। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस।
मेनली इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है, लोडिंग डाई, ट्रैकिंग डाई पूछी जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चल रहा है, तो आपके फ्रेगमेंट अलग अलग हो रहे हैं। ये पीछे की जो फ्रेगमेंट है ये लार्ज फ्रेगमेंट है, नीचे की जो फ्रेगमेंट है ये स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है, ठीक है। और इस तरीके से ये फ्रेगमेंट इस तरीके से आगे चलती रहेंगी जब तक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता रहेगा, राइट। चलिए तो आगे आते हैं। हाँ सॉरी, ट्रैकिंग डाई के लिए आप ब्रोमोफिनोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या साइलिन जायनोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोडिंग डाई के लिए सुक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है, चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट उसको हैवी बनाया जा सके और वो वहां पर टिकी रहे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। अब इन दोनों ही टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, पीसीआर से भी और इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी, तो ये हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, which enzyme is used in PCR to synthesize DNA? डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए या डीएनए को बनाने के लिए किस एंजाइम का इस्तेमाल पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के दौरान किया जाता है? तो डीएनए बनाने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही डीएनए सिंथेसिस करेगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या ये डीएनए पॉलीमरेज मेरे किसी सेल से लेकर जो है पीसीआर में डाल दें तो ये काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पीसीआर में पहले हम डीनेचुरेशन कराते हैं, पहला स्टेप ही उसका डीनेचुरेशन है, जहां हम 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं। मेरे डीएनए पॉलीमरेज को 94 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करना नहीं आता, ये मर जाएगा, ये पहले ही स्टेप पे मर जाएगा, तो ये आगे क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या कर सकते हैं मैम? तो ऐसे में आप टाक पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टाक पॉलीमरेज क्या है? टाक पॉलीमरेज मतलब एक ऐसा पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो कि टाक से लिया गया है। टाक मतलब थर्मस एक्वेटस नाम के एक बैक्टीरिया से लिया गया है। इस बैक्टीरिया में ये जो टाक पॉलीमरेज है ये क्या है? ये ज़्यादा टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होता, मरता नहीं है। तो हम हमेशा टाक पॉलीमरेज का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर मरता नहीं है, डीनेचुरेशन के दौरान मरेगा नहीं। आगे के स्टेप यही कर सकता है, किसी और का डीएनए पॉलीमरेज कर ही नहीं पाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है ये टाक क्या है? ये टाक है थर्मस एक्वेटस, जो कि एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीसीआर? पीसीआर में पहला स्टेप क्या होता है? तो पीसीआर में पहला स्टेप होता है आपका डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब है आपके जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। इसी प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। और डीनेचुरेशन के दौरान जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है, 94 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, डीनेचुरेशन। इन पीसीआर एनीलिंग अकर्स एट व्हाट टेम्परेचर रेंज? एनीलिंग क्या होता है पीसीआर में? एनीलिंग होता है प्राइमर का आपके डीएनए फ्रेगमेंट के साथ आकर जुड़ना। ये आपके डीएनए फ्रेगमेंट है, इसके साथ एक छोटा सा प्राइमर आकर यहाँ पर जुड़ता है, इसको कहते हैं प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग जनरली 50 से 65 डिग्री टेम्परेचर के बीच में हो जाता है। इससे नीचे या इससे ऊपर आपको रेयरली ही कभी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्राइमर एनीलिंग, ठीक है। तो प्राइमर एनीलिंग किस टेम्परेचर पर हो सकती है? 50 से 65 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हो सकती है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन पीसीआर रिएक्शन? इनमें से कौन सी चीजें जो पीसीआर रिएक्शन में नहीं चाहिए? क्या आपको पीसीआर रिएक्शन में कोई प्राइमर नहीं चाहिए? चाहिए जी, डीएनए से आकर जो जुड़ता है वो प्राइमर ही तो होता है। डीएनए टेम्पलेट नहीं चाहिए, ये डीएनए नहीं होगा तो जुड़ेगा किसके साथ? तो डीएनए टेम्पलेट भी चाहिए। डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने का काम हम प्राइमर पीसीआर में कहीं नहीं करते हैं, तो जोड़ नहीं रहे तो यानी कि डीएनए लाइगेज का कोई काम नहीं है। डीएनटीपीज, डीएनटीपीज क्या होते हैं? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए ही क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ कर ही नया डीएनए बनाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? डीएनए लाइगेज नहीं चाहिए क्योंकि डीएनए लाइगेज सिर्फ डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। पीसीआर में हमें जोड़ना कहीं है ही नहीं, तो डीएनए लाइगेज हमें चाहिए ही नहीं। Which method is used to visualize DNA after gel electrophoresis?
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कर चुके हैं। अब हम उस डीएनए को विजुअलाइज करना चाहते हैं, अब हम उस डीएनए को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी करनी होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी होगी, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करनी होगी, या पीसीआर का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए, पीसीआर हम पहले चलाते हैं, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट को देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अभी अभी आपको बताया, आपको इथिडियम ब्रोमाइड लेना होगा और उससे अपने डीएनए को स्टेन करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपना डीएनए विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। कहाँ? यूवी रेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, In gel electrophoresis, DNA moves towards which electrode? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है? अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एनोड था कि कैथोड था कि क्या था। हमेशा याद रखिए, डीएनए आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। डीएनए क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव से दूर भागेगा। नेगेटिव नेगेटिव दूर भागते हैं। नेगेटिव क्या जाता है? कोई पॉजिटिव इंसान को अपने आसपास ढूंढने जाता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। पॉजिटिव को क्या कहते हैं? पॉजिटिव को एनोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा? आपका एनोड आएगा। मैंने खुद ने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है ना, मैंने इधर हाँ ठीक लिखा था एनोड। ठीक है, मुझे लगा मैंने उल्टा लिख दिया। तो ये एनोड की तरफ जो है भागता है और कैथोड से भागता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका एनोड। Which gel is most commonly used in DNA electrophoresis? जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इसमें ज्यादातर किस जेल का इस्तेमाल किया जाता है? अगार जेल का, पॉली एक्रिल अमाइड जेल का, एग्रोस जेल का, या सिलिका जेल का? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल एगरोस जेल का किया जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगार जेल ही बोला था मैम ने, अगार अगार सा कुछ बोला था मैम ने। तो ये अगार जो है ये आप प्लांट टिश्यू कल्चर में या फिर जो बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, उसमें अगार यूज करते हैं, लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगरोस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी, एगरोस। Which determines the speed of DNA fragment in gel electrophoresis? Sorry, what determines? ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए की चलने की स्पीड कितनी होगी? ये कौन जो है ये किस चीज पर निर्भर करता है? कॉन्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द डीएनए, डीएनए की कितनी कंसंट्रेशन है, लेंथ ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट कितना लंबा है, वॉल्यूम ऑफ द जेल, जेल की वॉल्यूम कितनी है, या फिर टेम्परेचर या फिर तापमान पर? तो देखिए, वैसे तो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं आपकी फ्रेगमेंट्स फास्ट मूव करे तो आप इलेक्ट्रिक करंट को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपने जो कंसंट्रेशन है जेल की उसको कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो दोनों ऑप्शन नहीं है। तो ये बेसिकली डीएनए फ्रेगमेंट पर ही निर्भर करता है। डीएनए फ्रेगमेंट लंबी होगी तो वो धीरे धीरे मूव करेगी, पीछे रह जाएगी, छोटी होगी तो जल्दी जल्दी मूव करेगी और आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लेंथ ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमर्स इन पीसीआर? पीसीआर में प्राइमर्स क्या करते हैं? ऐसे ही एक छोटी सी सेगमेंट है जो हमारे डीएनए के साथ आकर चिपक जाती है। क्या जरूरत है इसके चिपकने की? तो देखिए, हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अकेला जाके काम शुरू नहीं कर सकता। जब तक कहीं प्राइमर नहीं मिलेगा उसे, वो आकर काम शुरू कर ही नहीं सकता है। तो वो जहां उसे प्राइमर मिलता है वहीं से आपका डीएनए पॉलीमरेज काम शुरू कर सकता है। तो प्राइमेज बहुत जरूरी है किसके लिए? डीएनए सिंथेसिस के लिए, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इसके बिना डीएनए सिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। Which dye binds with DNA and fluorescence under UV light? Which dye binds with DNA? कौन सी ऐसी डाई है जो डीएनए के साथ बाइंड होती है एंड यूवी लाइट में इसको हम देख सकते हैं? ठीक है, तो ये डाई कौन सी होती है यूवी लाइट में जो हम देख सकते हैं? यह है आपकी इथिडियम ब्रोमाइड, ETBr इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसी की मदद से डीएनए को देखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बी, इथिडियम ब्रोमाइड। What is the full form of PCR? PCR की फुल फॉर्म क्या होती है?
पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है, इजी क्वेश्चन में ही ये काउंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पीसीआर, इनमें से पीसीआर का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? डीएनए चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं चाहिए, प्राइमर चाहिए, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाई टाक पॉलीमरेज इज प्रिफर्ड इन पीसीआर, पीसीआर के रिएक्शन में हम हमेशा टाक पॉलीमरेज ही क्यों लेते हैं, कोई और पॉलीमरेज एंजाइम क्यों नहीं लेते हैं? तो मैंने इसका रीजन अभी अभी आपको बताया था, क्योंकि टाक पॉलीमरेज हीट स्टेबल है, वो ज़्यादा तापमान पर भी अपना काम करना नहीं छोड़ता है, खराब नहीं होता है, इसीलिए टाक पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हीट स्टेबल है, इसीलिए हम टाक पॉलीमरेज का इस्तेमाल पीसीआर में करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स डीएनए फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है, पर किस आधार पर करती है? साइज के आधार पर करती है, या फिर सही भाषा में कहें तो लेंथ के आधार पर करती है कि आपका डीएनए की लेंथ कितनी है, फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी है। साइज ज्यादा है धीरे चलेगा, साइज छोटा है तेज चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम पीसीआर एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। क्लासेस को शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ताकि हर स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। अगर आप IBPS AFO का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टारगेट बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो मेक श्योर अगर आप टारगेट कर रहे हैं IBPS AFO बनना, तो टारगेट बैच में एडमिशन ज़रूर ले रहे हैं। मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं। कैसे एनरोल करना है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके गवर्नमेंट एग्जाम्स में एग्रीकल्चर ऑप्शंस को चुनिए। सेकेंडरीली आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं adda24/7 एंड आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। तो ये आपकी जो है वेबसाइट आ जाती है। इस वेबसाइट पर ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर को चुनिए, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके बैचेस दिखाई देंगे। IBPS AFO पर जाइए, ये आपका टारगेट बैच है, ये आपका जो है ओनली प्रीलिम्स बैच है, ये आपका ओनली मेंस बैच है। टारगेट बैच पूरा है प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक। एग्रीकल्चर महापैक में आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ट्रिपल वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है, और साथ साथ 81% ऑफ सभी बैचेस पर ऑफ है, ठीक है। नीचे आपके मॉक टेस्ट भी हैं, ई बुक्स भी हैं और बुक्स भी हैं। अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये 10 बुक्स का पूरा सेट है, जिसमें 3 प्रीलिम्स की और 7 मेंस की बुक्स हैं। आप इन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए या एनरोल करने के लिए तरीका सेम होता है, उसको क्लिक कीजिए, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में दी हुई होती है, उसको पढ़ सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोड एंटर करेंगे। कोड आपका क्या होगा, कोड आपका होगा Y448A और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप जो है इस बैच में एनरोल कर सकते हैं विद मैक्सिमम डिस्काउंट, जो कि एप्लीकेशन पर 81% होगा अभी, और आपकी वेबसाइट पर 80% का आपको जो है लाभ मिलेगा अगर आप Y448A कोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। फिर अगली सीरीज में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी को आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा और सरल कर रहे हैं। तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चों की मदद हो सके, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, जो ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।